सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है सौरभ। ये है कुंडली आई मेरे पास छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। पर कार्यक्रम आरंभ करने से पहले एक बड़ी अच्छी बात बता दूं। अगर आपकी कुंडली में जन्म आपका कृष्ण पक्ष में हुआ है और अगर शनि वक्री होते हों तो ये शनि बलवान हो जाते हैं, पर अगर वो वक्री अपने मित्र की राशि में होते हों तो और भी ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। कुंडली की बात करेंगे, इनकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण भी करूंगा, पर उससे पहले मनुस्मृति की बात बता देता हूं। आप लोगों में से कई बार लोग जब पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो कहते हैं कि इतने दिन से तो पता नहीं ये इतना सारा किया है, कहाँ कुछ मिलता है। मैंने भी ये व्रत किया, ये उपवास किया, इतनी सारी ना पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें आप धार्मिक तौर पे गतिविधियों में जाते हैं और करते हैं। पर ये बात मनुस्मृति में लिखी है कि क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली में चरणबद्ध तरीके से धर्म की हानि होती रही है और वो यज्ञ के यजमान, उद्गाता, ऋत्विज और जो दाता होते हैं उनको भी पथभ्रष्ट करते हैं और उनसे भी पाप कर्म करवाते हैं। इस वजह से ही लोगों को पूजा पाठ करने के बाद भी अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। यहां मनुस्मृति में ये बात लिखी है और लोग पता नहीं आपको क्या बता दिए हैं कि आप लोग जलाने पे उतल जाते हो। ऐसा नहीं है। हमारे सदग्रंथों के प्रति भाव अच्छा रख करके उनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ना चाहिए। उपनिषद क्या है? नजदीक बैठ करके उसका अध्ययन करना, है ना। एकदम उसके सामने अपने आप को ऐसा बना लेना कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। पर आज आप लोगों को क्या होती है बात, टाइप किया और सामने एलईडी स्क्रीन पे उसका उत्तर लिखा आ गया। पर वस्तुतः ग्रंथों की बात एलईडी कभी भी नहीं बता सकता है। उस एलईडी पे जिसने डाला है, हो सकता है उसने कटपिट करके डाला हो, कॉपी पेस्ट किया है, तो उसने कुछ अपने तरीके से कुछ चीजें जोड़ रखी हैं। तो ग्रंथों पे आइए। चौखंबा पब्लिकेशन, गीता प्रेस और बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जहां पे आपको जो ग्रंथ प्रकाशित होते हैं उनका पढ़ने का बड़ा फल है। तो ऐसे यही बात बोल रहा था कि आप लोगों को कई बार मुझे भी जब मैं कुछ पूजा करता हूं तो मुझे उसका अभिष्ट फल उस समय क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम लोगों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष हो जाता है। अब आइए मैं मकर लग्न की कुंडली पे लेके आता हूं। एक बड़ी अद्भुत बात है, मकर लग्न के लोग बहुत ज़्यादा लंबे ऊंचे नहीं होते, सामान्य कदकाठी के होते हैं। ये मतलबी होते हैं, कई बार ऐसा इनको देखा जा सकता है, पर ये दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते, अपने काम से मतलब रखते हैं। इस वजह से ही कई बार इन्हें स्वार्थी भी कह दिया जा सकता है। हाँ, केवल अपने काम से मतलब रखे, दूसरों का कोई पूछे नहीं, तो कई बार लोग उसे स्वार्थी कह देते हैं। इसके अतिरिक्त शनि से, ये शनि की सामान्य राशि होती है, मकर राशि है और ये एक ऐसी राशि है जो थोड़ी दुखी राशि है, नेगेटिव है और पॉजिटिव में से ये नेगेटिव है। जैसे बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है, वो पॉजिटिव राशि है, और मिथुन राशि नेगेटिव राशि है। मगरमच्छ दुख का स्वरूप होता है क्योंकि वो घड़ियाल है और आंसू बहाता है। पर कुंभ राशि सुख की राशि हो जाती है क्योंकि वो सबसे पहले तो कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और वो सुख स्वरूप मानी गई है क्योंकि उसके पास सुख का घड़ा है। और पुरुष जो होता है धैर्य और साहस का प्रतीक भी होता है। इस वजह से शनि की वो जो राशि होती है उसमें सकारात्मक भाव थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं और मकर राशि में नकारात्मक प्रभाव थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। ये जब अपनी गलती देखते हैं तो दब भी जाते हैं, मतलब ठीक है, चलो ठीक है, मैंने अपनी गलती मान ली, ऐसा वाला होता है। कुंभ वालों में कोई कभी वो नहीं होता कि मेरी गलती किसी के सामने आए या ना आए, वो एकदम दार्शनिक चिंतन में लिप्त होते हैं। इसी वजह से शनि की दशा जब कभी भी मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए आती है तो उनमें नैराश्य देता है, वैराग्य देता है, धर्म देता है और प्रपंची नहीं बनने देता। मतलब उनके पास बहुत सारा झोलमोल नहीं होता। आप
ये नहीं देखेंगे कि उसने उसका भी काम लिया है, उसका भी लटकाया हुआ है, उसको भी माथे पे बैठा के रखा है, ऐसा नहीं। उनका जीवन बड़ा ही सरल होता है और वत होता है। वत होने का मतलब है कि किसी काम में रत है और चल रहा है, और वो प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है, अध्ययन अध्यापन करता है, पर उसको अंदर ही रखता है, बहुत ज़्यादा प्रकट करने के भाव में नहीं जाता। ऐसा ये शनि जो होते हैं वो 8वें भाव में, 10वें भाव में और 6वें भाव में अच्छे परिणाम करते हैं। 12वें भाव में हर्षातिरेक हो जाता है, इनको हर्ष का अतिरेक हो जाता है, मतलब अधिकता, हर्ष बली हो जाते हैं। और 7वें भाव में दिग्बल क्षेत्र है, पश्चिम दिशा है 7वां भाव जन्म कुंडली का, है ना। तो ये पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, तो ऐसी अवस्था में ये पश्चिम दिशा में बलवान हो जाते हैं। 20 अंशों तक इनकी कुंडली में कुंभ राशि पे ये तुला राशि में उच्च के होते हैं। ये सब बातें तो चलो ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, जहां पे आप मकर लग्न की कुंडली देखेंगे तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि आपकी कुंडली में शनि कहां बैठे हैं। अब इन्होंने तो 2 घर में शनि को बिठा दिया है, यहां शुक्र बैठेंगे क्योंकि बुध यही है, सूर्य यही है, इसका मतलब है कि शनि यहां बैठेगा। इसका अर्थ है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि और राहु का प्रभाव है। शनि चंद्रमा के उच्च की राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में, और ये इनके मित्र की राशि है जिसका अधिपति देखिए शुक्र इनको देख रहा है। इसका अर्थ होगा कि पंचम भाव पे, और ये शनि वक्री भी हैं 29 डिग्री के, ये शनि वक्री भी हैं। पर बात मैंने बताई शुरू में कि अगर शनि वक्री हो और जन्म कृष्ण पक्ष का हुआ हो तो शनि बलवान होता है। पर यहां पे ये इनका जन्म शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को हुआ है। त्रयोदशी चतुर्दशी के चंद्रमा व्यक्ति को सरकारी संपत्ति से, पिता से, पुत्र से, धन से, धर्म से, मन से, स्वास्थ्य से, आयु से, चिंतन से, प्रवृत्ति से और अकुलाहट से। अकुलाहट नहीं देते, बाकी सारी चीजें देते हैं। मतलब ये सब व्यक्ति के जीवन में है। पंचम भाव का अधिपति पंचम को देखेगा, मंगल के साथ बैठ के देखेंगे तो क्रिएटिविटी मिल जाएगी। अब व्यक्ति खेल के क्षेत्र में भी आगे हो जाए। अगर उसी मंगल के सन्निकट अगर बुध नहीं बैठे होते, हालांकि अगर मंगल वहां नहीं बैठा होता, क्योंकि बुध कभी भी बैठेंगे तो शुक्र के सन्निकट ही बैठेंगे, सूर्य के सन्निकट ही बैठेंगे, पर मंगल की कोई आवश्यकता नहीं है, वो घूमता रहता है। तो मंगल का जो राशि चक्र का जो परिभ्रमण पथ है वो बुध से काफी अंतर में है, पर शुक्र और बुध और सूर्य का क्रमशः सन्निकट ही होता है। इस वजह से पंचम भाव पे अगर कभी भी मंगल की दृष्टि पड़ जाए, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सूत्र है। पंचम भाव पे अगर कभी जो मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या पंचमेश भी पंचम को देख रहे हो, शुक्र और मंगल ने देखा है, शनि, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, सबका प्रभाव पंचम भाव पे है। और पंचम के कारक गुरु उच्च के हैं, पंचम का अधिपति शुक्र उन्हें देख रहा है। मंगल की दृष्टि है जो इस कुंडली के लिए वस्तुतः पापी भाव का अधिपति होता है, पापाचार, पाप भाव, महत्वाकांक्षा आदि देता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति खेल और क्रिएटिविटी में बहुत आगे होता है। आपके जीवन में क्रिएशन कितना है ना, आपके जीवन में क्रिएशन कितना है, आपने अपने आप को कितना क्रिएटिव बना के रखा है। तो ये चीज की व्यक्ति के अंदर या हमारे अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, ये बताने का ग्रह पंचम भाव बताता है, और पंचम भाव में बैठे ग्रह बताते हैं। अगर पंचम भाव से मंगल और बुध का संबंध हो जाए तो व्यक्ति अभूतपूर्व क्रिएशन का मालिक होता है। मतलब उसके पास अब कहने के लिए, हाँ अभी कल ही की तो बात है, 5 बजे मैं कुंडली देख रहा था, 6 बजे, 5 बजे नहीं 6 बजे देख रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि पंडित जी मैं डायरेक्टर हूं और मेरी काफ़ी फिल्में भी आई हैं, पर मैं इनके साथ प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहता हूं। तो सामने वाले की कुंडली उन्होंने भेजी थी, मैंने उनकी कुंडली देखी, शुक्र राहु के संग बैठे थे, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे थे, और ठीक यही स्थिति थी कुंडली में। अब पता नहीं वो मकर लग्न की कुंडली थी या फिर जैसी भी थी, लेकिन यही स्थिति बनी थी। पंचम भाव पे मंगल शुक्र का प्रभाव था, राहु शुक्र के साथ थे, और बुध भी बहुत अच्छे क्रिएशन के साथ बैठा था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति होती है वो व्यक्ति को कई सारे क्षेत्रों से धन देने के लिए और धन का वाहक बना देती है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझने की आवश्यकता है कि कुंडली के बैठे ग्रह और व्यक्ति का नेचर बिल्कुल ही सेम होता है। वो जैसी प्रकृति धारण करके बैठा है, शनि का नेचर होता है थोड़ा दुख, थोड़ा दुखी। अब लग्न में अगर शनि बैठेंगे और पंचम भाव या जन्म कुंडली में द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी 10वीं, तीसरी दृष्टि
सरकारी क्षेत्र, सरकार का लाभ, उच्च के गुरु, ज्ञान का लाभ, धार्मिकता, नैतिकता, बौद्धिकता, ये सब जिंदा रहे। सत्य और असत्य के बीच का भेद रहे। धनवान भी बनाएंगे गुरु, सुख दाता भी बनाएंगे। व्यक्ति दूसरों को सुख देता है, परोपकारी होता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, नैसर्गिक मित्रता करना चाहता है, किसी से शत्रुता नहीं रखना चाहता, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है। मंगल को देखने के कारण कम्युनिकेटिव हो जाता है, शुक्र को देखने के कारण अनुभवी हो जाता है। वैरागी इसलिए है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ रही है। दूसरा भाव अष्टम भाव का पूरक है, स्वभाव का है। तो शनि की दृष्टि जब जाएगी तो सबसे पहले तो उस भाव का अधिपति देख रहा है, यानी कि पंचम के अधिपति ने पंचम को देखे हैं, द्वितीय के अधिपति ने भी द्वितीय को देख लिया। इसका अर्थ होगा कि ये दोनों ही राशियां बलवान हो जाएंगी। और जब बलवान हो जाए तो चेहरा, मोहड़ा, दुख, धन में से दुख नहीं पर धन है, गंभीरता रहेगी, कंजूसी रहेगी, प्रवृत्ति गंभीर हो जाए, बोलने में भी थोड़ा सत्य बोल दे या कड़वा बोल दे, ऐसा वाला। क्योंकि यहां पे शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ेगी। और गौर से समझिए, अगर ये शनि यहां बैठे हैं और मंगल यहां बैठे हैं, अब आपको बड़ा अंतर बताता हूं, बड़ा भारी अंतर है, यह आप लोगों को पहली बार कोई बताएगा। शनि और मंगल आमने सामने बैठ करके देखेंगे तो उतना तकलीफ नहीं देंगे, उतनी तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन जब ये शनि यहां बैठ जाते तो इस भाव को तो चलो ठीक है बलवान करते, पर व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित घटनाक्रम का चक्र बड़ा बढ़ जाता है। एक नया चक्र शुरू होता है जो व्यक्ति को उठा उठा करके पटकेगा, खाली उत्थान के साथ साथ पतन भी दिखाएगा। तो ये चीज बहुत अच्छी नहीं है कि आप एक बार बहुत ऊंचे उठ गए फिर जाकर के गिर गए, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपने स्टेटस मेंटेन किया है, मतलब आपकी प्रगति निर्बाध है, आप लगातार जाएंगे, तो ये जो स्थिति बनेगी शनि मंगल की, बहुत वैज्ञानिक बता रहा हूं, ये जो शनि की बात बनेगी और मंगल की, ये व्यक्ति को निर्बाध रखेगी, उसकी प्रगति। मतलब वो बार बार गिरेगा, उठेगा, टूटेगा, पड़ेगा नहीं। पर अगर जो शनि यहां बैठ जाते और मंगल की चौथी दृष्टि यहां पड़ जाती, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे, तब तो पूछो ही मत, मार मार के पटक पटक के चिपटा बना दे, मुसलमान बना दे। हाँ, मार मार के मुसलमान बनाने वाली बात हो, मार मार के मुसलमान बना दो, है ना। पहले हिंदू थे, मार के मुसलमान बना दिया। तो ये जो बात है, ये मंगल और शनि का प्रभाव ऐसा बनाते हैं। पर ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। हो सकता है ये जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं आप लोगों को कहीं ना मिला हो या कहीं सुनने को ना मिला हो, पर ऐसा ही है। हाँ, पक्के तौर पे यही है और यही होता है। अगर यहां देख रहे हैं तो ये अपना सामान्य परिणाम देंगे। त्रिकोण में बैठे हैं, पर यहां न तो ये त्रिकोण में बैठे हैं, न तो ऐसी कोई भाव की स्थिति है, तो यहां ये द्वितीय भाव के अधिपति हैं, देख रहे हैं शनि मंगल का प्रभाव। अब जरा विचार करिए, तो इस भाव से ठीक 4 घर आगे राहु बैठे, इस भाव से ठीक 4 घर पीछे केतु बैठ गए, इस भाव से ठीक 4 घर पीछे मंगल बैठ गए शुक्र के साथ, यानी कि एक शुभ ग्रह बैठा, और इस भाव से ठीक 4 घर आगे इसकी राशि का अधिपति मित्र की राशि में सम संख्या में या शुभ ग्रह की राशि में पापक ग्रह का त्रिकोण में बैठना अच्छा होगा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली का धन भाव बलवान है। नक्षत्रों पे बात अब कर लेता हूं। सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं इनकी कुंडली में, और लग्न जैसा बना है, लग्न इनकी कुंडली में 22 डिग्री का बना है। नक्षत्र होगा श्रवण, श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति को, जो उसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। श्रवण नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा इस कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति होकर के छठवें भाव में बैठे हैं। और गौर करिए तो सप्तम भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं जो 12वें भाव के अधिपति हैं। ये एक तरफ व्यक्ति को ज्ञानी बना रहे थे, पर वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति को बाह्य संपर्क में रखने वाला, ऊंचे और समाज के उच्चतम दर्जे के व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के लग्न पे 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो नीच की पड़ेगी। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के प्रभाव में कभी कभी एक अद्भुत या फिर थोड़ा कमजोर सा परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्न पे उनकी नीच की दृष्टि पड़ेगी और सप्तमेश इनको सप्तम का पूरा सुख भोगवाएगा, आर्थिक विपन्नता नहीं देगा, वैचारिक मतभेद नहीं होंगे, क्योंकि गुरु शुक्र को देख रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल की जो नीच दृष्टि बढ़ी है, नीच राशि बनी है, उससे वो केंद्र में बैठा, त्रिकोण में बैठे हैं। और इस भाव के अधिपति चंद्रमा मंगल से देखे जा रहे हैं। मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि, यानी कि एक पापक ग्रह सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा को देख रहा है। उसके ठीक पीछे शनि राहु
निश्चित रूप से शनि और राहु और गुरु की दशा में व्यक्ति को कष्टप्रद स्थितियों में लेके जाएंगे। समझ में आ गई? सप्तम भाव के अधिपति के पीछे शनि राहु मंगल का प्रभाव है, इस वजह से सप्तम भाव का अधिपति विचलित होगा। क्लियर है? ये याद रखने वाली बात है। तो यहां पे मैंने इतनी सारी चीजें बताई। पेन कहां गया? यहां है। तो ये अब स्थिति है। गुरु की दृष्टि यहां के लिए ठीक है, यहां के लिए थोड़ी सामान्य होगी, जो व्यक्ति के ग्रंथों के अध्ययन के प्रति लगावों को कमजोर कर सकता है। और गुरु की यहां पे कम्युनिकेशन और इसका संचार, इसकी बुद्धि, इसके ध्यान का जो साधन है वो बहुत अच्छा रहता है, पराक्रमी होता है, बड़े छोटे भाई बहनों का सुख व्यक्ति को मिलता रहता है। नवमांश सूर्य पे ही था मैं, तो सूर्य की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर व्यक्ति कम से कम गूढ़ और रहस्यमय होने के साथ साथ चिंतनप्रद होने वाला, रिसर्चर होने वाला, उच्च शिक्षा का मालिक होने के अतिरिक्त व्यक्ति थोड़ी चिंता करके बालों से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या और हृदय क्षेत्र से संबंधित समस्या को लेने वाला या अर्जित करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं तो चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो मंगल अगर उन्हें नहीं देखते और मंगल अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, शनि उन्हें देख रहे हैं, यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति मंगल उन्हें देख रहा है, तो चंद्रमा का बल बढ़ेगा। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं अनुराधा के, उस नक्षत्र का अधिपति मंगल का, उस नक्षत्र का अधिपति शनि अनुराधा नक्षत्र के, वो उन्हें देख रहे हैं। शनि मृगशिरा में नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। यहां व्यक्ति के एजुकेशन में थोड़े बहुत कमजोरीपन का एहसास होगा, लेकिन वो भी पूरी हो जाएगी क्योंकि शुक्र ने देखा है। उच्च शिक्षा का योग जन्म कुंडली में विदेश है, 12वें है, भाग्यभंग योग लगेगा। गणेश जी की पूजा और चतुर्थी का व्रत जातक के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। इसके अतिरिक्त मैं बात बता दूं तो शनि और मंगल का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो इन दोनों में बहुत ज्यादा कटुता न रख के नैसर्गिक रूप से नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है और इसे बहुत ही ज्यादा आरामदायक बदलाव कहा जाता है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति शनि की दशा में, मंगल की दशा में संपूर्ण सुख, चल और अचल संपत्ति का भोगेगा। हाँ, यात्रा का सुख होता है, मन बदलाव खोजता है और कभी भी हताश और निराश नहीं होता है। बुद्ध की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर व्यक्ति के पास धर्म शास्त्र का ज्ञान रहेगा, उच्च शिक्षा का योग बनेगा, उसके जीवन में अनुभव शुक्र जोड़ेंगे और ये शुक्र उसको इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में बैठे हैं, धनदायक योग लगा रहे हैं, अपने भाव से एक घर आगे बैठे हैं, 12वें भाव का बल भी बढ़ाएंगे और उस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी जो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को चिरंतन, लक्ष्मी संपन्न और अपने पैरों पर खड़ा होने वाला हो जाता है। इसके साथ साथ वो हर समय कुछ ना कुछ सीखने वाला, चतुर्मुखी और बहुमुखी हो जाता है। वो एक साथ बहुत जगह से धन कमाने की स्थिति में लगा रहता है और वो कमाता भी है। गुरु का जो प्रभाव इनकी कुंडली में है वो भगवत भक्ति का पाठ पढ़ाएगा। गुरु इनको सत्य और असत्य के बीच का भेद तो बताने वाले हैं ही, साथ ही साथ उनके जीवन में कई तरीके से लाभान्वित करने वाला योग। यहाँ गुरु अगर उच्च के हैं और यहाँ गुरु नीच के हो गए। अब एक बात और भी समझने वाली है कि जो शनि है उसको गुरु ने देखा है, यानी कि सप्तम भाव के अधिपति को गुरु ने देखा है, लग्न पे उच्च की दृष्टि यहां पड़ गई। अब ये कुंडली पूरी उलट गई। इसका अर्थ होगा कि राहु का प्रभाव यहां गुरु और सूर्य दोनों को प्रभावित करेगा, जो जातक को ये बात कहता है कि आपकी पत्नी जिसके साथ आप विवाह करने वाले हैं वो धार्मिक कितनी है, धर्म को समझने वाली कितनी है, लाभान्वित कितनी करने वाली है, अपने क्रोध और अपने वाणी पे और अपने डेली रूटीन को वो कितना ज्यादा आलस्य से युक्त। ये मकर लग्न वाले भोजन करने के बाद सोना चाहते हैं। सिंह लग्न वालों के ही तरह कभी कभी इनका स्वभाव भी आ जाता है, क्योंकि अष्टम भाव स्वभाव का होता है। तो मकर लग्न की कुंडली में अष्टम भाव सिंह राशि का बनता है और सिंह राशि के बारे में आप जब लग्न में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि सिंह लग्न के लोग खाने के बाद सोना चाहते हैं। मकर लग्न वालों के साथ भी यही होता है, क्योंकि इनकी कुंडली में अष्टम भाव स्वभाव का भाव होता है और अष्टम भाव में सिंह राशि बनी है। ये बहुत ही तार्किक बात होती है जो आप लोगों को सिर्फ मैं बताता हूं, बाकी कोई नहीं बताता। मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बाकी लोगों को पता है कि राशिफल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बाकी लोगों को पता है कि क्या चीज क्लिक करेगी, कौन सा वीडियो व्यूज बटोरेगा। मुझे इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना और मैं पढ़ता भी नहीं हूं। मैं से लोगों को ठेंगा दिखा देता हूं। आपको देखना है आप देखो, नहीं देखना आपकी कमजोरी और आपकी मजबूती। पर मुझे पता है मुझे क्या बताना है और कैसे बताना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
क्यों अष्टम भाव को स्वभाव और अष्टम भाव मकर लग्न की कुंडली में क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि वस्तुतः यह सिंह राशि है जो जातक को पराक्रमी, हठी, जिद्दी, गुस्सैल और शौर्यवान बनाना जानती है। यहां चंद्रमा मारक होते हुए भी, मारक भाव के अधिपति होने के बावजूद भी मारक नहीं होंगे। हां, निसंदेह उन्होंने आपके जीवन में लालच भरा है, आपके जीवन में मेहनत करने का बल भरा है, पर इस कुंडली के लिए मारक शनि होंगे। गुरु भी मारक होते हैं वैसे मकर लग्न की कुंडली के लिए, पर फिर भी वो अगर अच्छे बैठे हैं तो संपूर्णतया जातक की कुंडली को अच्छा रखेंगे। मंगल की दशा जातक को धनवान बनाएगी। बुध की दशा व्यक्ति के जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धर्म आदि का पाठ पढ़ाएगी। शनि राहु अपना काम करेंगे, पर एक बात है कि शनि और मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव पे है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को थोड़ी कठोरता, मेहनत करके धन कमाने की होती है। मतलब हालांकि व्यक्ति के जीवन में पैतृक संपत्ति और पैतृक संपत्ति में विवाद होने के बावजूद भी उसका धन उसको मिल जाता है, उसकी संपत्ति उसको सट जाती है। विवाद संभव है, ये एक सामान्य सी बात होगी। पढ़ने पढ़ाने में थोड़े बहुत व्यवधान बनेंगे, ये भी एक सामान्य सी बात होगी। इसको भी लेकर के घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मंगल बने हैं, थोड़े कठोर होंगे, और यहाँ पे चंद्रमा बुध, व्यवसाय भी व्यक्ति अगर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, उसको उसके मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा और व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से निश्चित ही पराक्रमी योग लगाएगा। गुरु और शनि का योग यहाँ अद्भुत योग बनाएगा। व्यक्ति को शनि से संबंधित कोई भी कारोबार में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का कोई भी काम कर सकता है, मशीनरी, तेल, कूड़ा कचरा जो होता है ना, कबाड़ी की दुकान, वो भी इस कुंडली में बनेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति ग्रंथ से संबंधित, पुस्तकालय आदि से संबंधित, इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट से संबंधित मैंने बताई बात, और जमीन से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, जमीन की खरीद बिक्री के साथ साथ आप बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, खाने पीने से, मसालों से संबंधित, खाने पीने का सामान, इस तरीके का कोई भी काम व्यक्ति आसानी से कर सकता है। और इनकी कुंडली का दशमांश बहुत बढ़िया बना है। शुक्र अगर देखूंगा तो वो आपको बढ़िया बना रहे हैं, और शुक्र के नक्षत्र की स्थिति जैसी बनी है वो 14 डिग्री के हैं। मंगल यहाँ 5 डिग्री के हो रहे हैं। बुध बढ़िया बैठ रहा है। शनि थोड़े ढलान पे हैं तो कमजोर होंगे। चंद्रमा आगे बढ़ रहा है तो व्यक्ति में चंचलता रखेगा। पत्नी थोड़ी सत्य बोलने वाली ज्यादा होती है और कुछ भी बोल देने वाली होती है, ऐसा होता है। पर दाम्पत्य बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र और चंद्रमा के पास अगर राहु केतु का प्रभाव नहीं होता तो और भी अच्छा हो सकता था। अगर राहु की दृष्टि गुरु और सूर्य को प्रभावित नहीं करती तो और भी अच्छा हो सकता था। अगर बुध यहां अकेले नहीं बैठे होते तो और भी अच्छा हो सकता था। मतलब स्पष्ट है, विवाह मिला करके ही करना है। विवाह कभी भी करना होगा। वृश्चिक, मिथुन और वृषभ, इसके अतिरिक्त कन्या, ये सब जातिकाएं आपके विवाह के लिए अच्छी रहेंगी। आपके जन्म कुंडली में पश्चिम दिशा बहुत अच्छा रहेगा धन कमाने के लिए भी, और एक और भी दिशा बहुत अच्छी बन जाएगी, दक्षिण। हालांकि दक्षिण और पश्चिम नहीं कह रहा, या तो दक्षिण कह रहा हूं या तो पश्चिम कह रहा हूं। दक्षिण और पश्चिम के कोण पे मत जाइएगा। तो ये स्थिति बनती है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कहूं तो आपकी कुंडली में शनिवार का दिन और बुधवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार भी बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में आप साहसी हैं। नेचर वाइज ये कुंडली थोड़े से निर्णयों में गड़बड़ करने वाली है। चंद्रमा और बुध एक दूसरे को देख रहे हैं इसके कारण। और दशमांश कुंडली तो बहुत अच्छी बनी है, इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। दशा के क्रम में गुरु की दशा, शुक्र और मंगल की दशा, और साथ ही साथ शनि की दशा। व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ भी, किसी को ज्ञान देना, किसी को पढ़ाना, किसी को बताना, कुछ भी अपने ज्ञान के बल पे धन कमाना आराम से कर सकता है। अब क्या बताऊं, काफी है या और भी कुछ बाकी है? जैसे गुरु और सूर्य यहाँ ठीक बैठे हैं। यहाँ गुरु हर जगह वर्गोत्तम रहे तो व्यक्ति की कुंडली का गुरु ठीक हो रहा है। चंद्रमा और शुक्र भी जन्म कुंडली में ठीक हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की कुंडली में दाम्पत्य में तो ठीक है, पर संतान वगैरह से विलंब न हो, संतान में कष्ट न हो, इस वजह से कुंडली मिला करके विवाह करना चाहिए। आगे बढ़ के अगर थोड़ी सी बात और बता दूं तो संतति का सुख इस कुंडली में 100% है। संतान का सुख तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ माता और पिता में से इनकी कुंडली, अगर माता और पिता में से देख रहा हूं तो पिता के साथ और माता के साथ, दोनों के साथ इनके संबंध हमेशा ही अच्छे रहेंगे। और व्यक्ति का रोजगार 100% बहुत अच्छा बनेगा। शनि, चंद्रमा और गुरु की दशा इनको धन देगी। बाकी सूर्य, मंगल, बुध, राहु, केतु और शुक्र की दशाएं मेहनत करवा करके थोड़ी सी शांति देंगी, धन थोड़ी कम देंगी। बल वगैरह में अगर देख रहा हूं तो गुरु के पास बहुत अच्छा बल दिख रहा है, और साथ ही साथ मंगल के पास बहुत अच्छा बल दिख रहा है। एकादशवां भाव बली है, 7वां भाव बली है, पंचम भाव बली है,
और धन भाव भी ठीक ठाक है क्योंकि इस भाव का अधिपति देख रहा है। ये भाग्य भाव भी बलवान होगा, अपने भाव से 4 घर आगे है, पर भाग्य भंग योग लगाएगा। शुभ ग्रह का अपनी राशि से 4 घर जाना अच्छा होता है। सूर्य का लग्न में बैठना व्यक्ति को चिरंतन और चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से समझने वाला बना देता है। पूजा पाठ में अमोघ शिव कवच का पाठ बहुत अच्छा रहेगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत अच्छा रहेगा। दशाओं के क्रम में अगर देखूंगा तो अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो चल रही है गुरु की, जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, पर फिर भी आपकी कुंडली के लिए सफेद पुखराज रत्न बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर हो सके तो चतुर्थी का व्रत व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। ये इतनी सारी चीजें, इनकी कुंडली में डॉक्टरी योग भी लगा हुआ है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए। नकुल पाराशर शॉर्ट्स नाम के चैनल को सर्च करिए, वो सर्च में आने लगेगा। अभी लोग बोल रहे हैं कि वो नहीं है, पर मिलने लगेगा। जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत नमस्कार।